नमस्कार। आज जैसा कि दुल्हनडी का दिवस, कल होली का दहन हुआ, आपको मालूम है, और ये सब की सब चीजें कहीं ना कहीं सनातन की ज्योतिषीय परंपराओं से जुड़ी हुई है। अमूमन लोग, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, या कोई और भी लोग, वो शास्त्रों पर विश्वास करें ना करें, लेकिन व्यक्ति की अमूमन एक कमजोरी होती है, वो कहीं ना कहीं ज्योतिष की शरण में जरूर जाता है, भविष्यवाणियां चाहता है, लगभग डेफिनेटली अपने पक्ष के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन्हीं शास्त्र तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिषीय परंपरा से भी अगर कोई अलग चीज हो सकती है जिसको एक आंतरिक अनुभूति कहते हैं, ऐसे ही एक सज्जन हमारे साथ हैं। विजय बंसल साहब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। विजय बंसल साहब, मैं शुरू में आपको बता दूं, सहज योग परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनकी अनेकों, जिसको कहें, भविष्यवाणियां, और वो भविष्यवाणियां कहीं भी ज्योतिषीय गणना के ऊपर आधारित नहीं है, वो लगभग सटीक निकली है। लगभग इन द सेंस कि 5-7% प्लस माइनस होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के लिए आज हमने सोचा कि क्योंकि अब दुल्हनडी गई, ज्योतिषीय परंपराओं से युक्त हमारा एक त्योहार गया, और अब जब आएंगे तो नवरात्र आएंगे, लेकिन इसी मध्य में बात कर ली जाए कि कैसे इनकी भविष्यवाणियां सटीक बैठ रही हैं और किन किन लोगों से आपने बात की। विजय जी, आपको ये अनुभूति कैसे होती है? जैसा हमने आपके बारे में सुना है इस संदर्भ के अंदर कि आपने कई भविष्यवाणियां की, और आपकी भविष्यवाणियां ज्योतिषीय गणना पर भी आधारित नहीं है, तो फिर क्या है वो? ये मेरी अंतरात्मा की आवाज से जो आवाज निकलती है जी। मैं सहज मार्ग से जुड़ा हुआ हूँ जी। उस सहज मार्ग में हमें मेडिटेशन का विद्या सिखाई जाती है जी। और जिस टाइम भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ तो कभी कभी अपने आप कोई चीज़ें दिमाग में ऐसी आ जाती हैं, अगर जो मैं जबान से निकलते हैं उस प्रभु की, बांके बिहारी जी की कहो, सहज मार्ग के मेरे ऐसी कृपा है अगर वो सही निकलती हैं जी। बहुत बार मैंने इस तरह का देखा है। 1985 में वो कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी को कुछ पत्र लिखा था जी, वो सही हुआ जी। उसके बाद 2013 में आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को लिखा, वो भी सही हुआ। लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा बीच में, हमने कहीं सुना, जो हमें जानकारी मिली, कि आपने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या के 4-5 वर्ष पूर्व ही इस प्रकार की आपको अनुभूति हुई और आपने कुछ लोगों के सामने ये बात प्रकट की थी। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है, लेकिन उस टाइम मैं गाँव में था जी, और ये बात ऐसी थी मैं किसी को नहीं कह सकता था जी, क्योंकि ऐसे ही मामले होते हैं। जब ये षड्यंत्र कहो, उनका मर्डर हो गया, तब मुझे इतनी गलानी हुई अपने अंदर से, मेरे ऊपर, मैंने ऐसा क्यों, मुझे अनुभूति हुई, कोई अच्छी अनुभूति क्यों नहीं हुई मुझे। ये जो लोग सहज मार्ग से जुड़े हुए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सहज मार्ग से जुड़े हुए लोग जो भी ध्यान करते हैं, जो खर्च करते हैं, इस प्रकार की अनुभूति उन सभी लोगों को होती है, या ऐसा नहीं है सिर्फ आपको इस प्रकार की अनुभूति हो रही है? तो मैं नहीं कह सकता किसी को क्या अनुभूति होती है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती हैं जी, मानव के कल्याण के लिए। वैसे मतलब वो चीजें मैं लिखता हूँ, लिख के भेज देता हूँ स्पीड पोस्ट से। आदरणीय केजरीवाल जी का मैंने बताया, आदरणीय मोदी जी का मैं बता रहा हूँ, उनका पत्र भी मेरे पास है, राजीव जी का भी पत्र मेरे पास है। मोदी जी के लिए क्या भविष्यवाणी की थी आपने और कब की थी? सबसे पहले मेरे को समरी मैंने एक बनाई हुई है। देखिए, मैं एक मिनट आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं एक पुस्तक आपको दिखाऊं। ये इन्होंने एक संकलन किया हुआ है अपना पूरा, जो भी इन्होंने पत्र अपनी भविष्यवाणी के लिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी या अरविंद केजरीवाल या जिनको भी लिखे, ये पूरा उनका एक संकलन है कि इस समय रहते पहले ही जो भी इनको आभास होता रहा उसकी जानकारी इन्होंने उन संबंधित नेताओं को करा दी थी। ये इन्होंने एक पूरा संकलन बनाया हुआ है तारीखों के साथ, और इसके अंदर खाली संकलन है जिसको कहते हैं सरकारी मोहर, जो भी इन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट या जिस प्रकार भी किया हुआ उसके ऊपर उस समय की वो डेट, पोस्ट वाली डेट भी सब पड़ी हुई जी। अब ये लीजिए, अब आप क्या कहना चाह रहे हैं बता। इसमें मेरा समरी मैंने लगाई हुई है जी, तो समरी के आधार पे मैं देख के बता सकता हूँ किस किस को किस समय क्या लिखा गया है जी। तो उन्हीं चीजों को मैं दोबारा से बता देता हूँ।
नहीं, आप जनरल बताएं, आपने नरेंद्र मोदी जी को, ये तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे जो आपने लिखा हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को आपने 2014 के संदर्भ में भी पहले बता दिया था। 2014 को मैंने उनको पत्र लिखा था जी, और उनको बताया था भाई मैं ऐसी चीज भगवान लिखवा रहा है, 335 सीटें आएंगी मेरे ख्याल से, इतनी सीटें थी जहां तक मुझे याद आता है, 335 थी बीजेपी एनडीए को मिली। और फिर आपने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए 2019 में मैंने उनको लिखा, और उससे महत्वपूर्ण है राजस्थान और मध्य प्रदेश का 2018 में मैंने उनको बता दिया था, मैं उसका डेट है मेरे पास उसकी भी, 16/3/18 को मैंने पत्र लिखा था, राजस्थान और मध्य प्रदेश को के ऊपर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, ये आपने भारतीय जनता पार्टी को पत्र लिखा था, उनके मुखियाओं? हाँ जी, उनके मुखियाओं को लिखा था। मैं जब भी पत्र लिखता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, तो वहां से किसी प्रकार का रेस्पॉन्स आता है विजय जी? नहीं, सिर्फ एक बार रिस्पॉन्स आया मेरे पास। अच्छा। राजीव जी के टाइम में तो पूरा पत्राचार था, लेकिन आपका इंटरव्यू तो बड़े बड़े पत्रकारिता जगत के बड़े बड़े लोगों ने इंटरव्यू लिया, और बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर भी आपका इंटरव्यू चला। हाँ बिल्कुल चला है जी, एक बार सुधीर। तो लेकिन इसका मतलब ये बाकी के जो राजनेता हैं ये सिर्फ वो आपकी अनुभूति, आपके ज्ञान से लाभ तो उठा लेते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन आपको किसी प्रकार का सम्मानित या धन्यवाद प्रेषित नहीं करते हैं। हाँ, ये वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद की तो इतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस चीज की है, मैं उनसे मिलकर देश के भविष्य के लिए जो मुझे अनुभूति होती है, ज्योतिष के कुछ नहीं है मेरे पास, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा उनसे मिलना जरूरी है देश के भविष्य के लिए। आप ये जो सेवा करते हैं, जो भी आपको अनुभूति होती है, जो भी आप बताते हैं, ये पेड सर्विस होती है आपकी या पूर्णतः निःशुल्क है? कोई पेड सर्विस नहीं जी। जी, मेरे पास जब मैंने 2014 में सुधीर चौधरी जी ने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके बहुत लोगों के मेरे पास फोन आए, मैंने उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करी किसी इस काम के लिए मत आना मेरे पास, वैसे आप आए लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, ना मैं कुछ बता सकता हूँ, ना मेरे पास कोई ज्योतिष। ये जो आपको अनुभूति होती है, विशेष अनुभूति, और जो लगभग ठीक निकलती है, लगभग से 5-7% का ऊपर नीचे हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन आपने कहा कि ये व्यक्ति या ये व्यक्ति सत्ता में आ रहा है तो ठीक निकलती है। ठीक है सर, तो कुछ विशेष समय पर अनुभूति होती है, या इस अनुभूति के लिए आप कोई विशेष ध्यान में बैठते हैं, पूजा में बैठते तब होती है, या किसी भी समय इस प्रकार का एहसास हो जाता है? जनरली तो सवेरे 4 बजे के आसपास में मेडिटेशन जब बैठता हूँ उसके आसपास होती है मेडिटेशन। देखिए, हम एक चीज स्पष्ट करते हैं, बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे हम किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं फैला रहे, कहते हैं कि एक कोई शक्ति तो है ऊपर, ज्योतिषीय गणना में कोई विश्वास करे ना करे, हालांकि वो एक प्रॉपर मैथमेटिक्स है, लेकिन इस प्रकार की अनुभूति जो होती है ये कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति से जुड़ी होती है, और इनकी जानकारी भी उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। इसको कोई लोग कहने को कह सकते हैं कि अंधविश्वास फैलाना, यदि कोई हमारी शास्त्रीय परंपराओं को, और ये सब चीजें शास्त्रों के अंदर है, इसके लिए ये बेशक कह देते कभी भी इनको अनुभूति हो जाते, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके लिए इनके मन के अंदर आत्मिक रूप से कोई ना कोई विशेष प्रयास, पूजन, नाम, जप, तप अवश्य चलता रहता होगा। विजय जी, आध्यात्मिकता से तो मैं जुड़ा रहता हूँ जी, आध्यात्मिकता से हमने इसलिए कहा सर, कई लोग ना ये सोचते हैं कि भाई चैनल्स में ये लोग अंधविश्वास, क्योंकि आज के समय में कह देना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चीजें जो हजारों लाखों वर्षों में बनी, उनके ऊपर एकाएक उंगली उठा देना कुछ लोगों की आदत हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं है जी। अब आप, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, आपकी पूर्णतः निःशुल्क सेवा है, पूर्णतः निःशुल्क सेवा है, और सेवा ऐसी नहीं है कोई आदमी मेरे पास आए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा जी। ये मुझे अनुभूति होती है, कभी किसी आदमी से मिलाओ तो मैं उसको बता देता हूँ भाई ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आप केयरफुल रहें इसके विषय में। मतलब आम जनमानस अगर कोई परेशानी या कोई पूछना है वो चीज नहीं है, आपको सिर्फ अंदर से अनुभूति हुई, और अमूनन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है विजय जी आप बड़े लोगों के बारे में ज्यादा अनुभूति करते हैं, ज्यादा अनुभूति होती है, क्योंकि केजरीवाल, नरेंद्र मोदी, ये तो सब बड़े नाम हो गए ना। नाम तो हो गए जी, लेकिन होती उन्हीं के बारे में, कोई मेरा प्रोफेशन तो है नहीं मैं किताबें पढ़ूं या कुछ करूं, होती उनके बारे में मुझे, और मैं उनको लिख देता हूँ। भाई मैं किसी को कोई गलत काम नहीं लिख रहा, मेरी मान लीजिए मैं खबर से प्रभावित होकर आपका जब इंटरव्यू जाता है, राहुल गांधी या कांग्रेस से संबंधित कोई व्यक्ति आपसे संपर्क स्थापित करता है कि क्योंकि इस समय आपको पता है कांग्रेस का जो हाल है, तो क्या आपने समस्या तो बता दी कि भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा होने वाला है, लेकिन क्या उसका निवारण भी है कोई, या निवारण की भी अनुभूति होती है, या खाली
समस्या की अनुभूति या प्रश्न ही खाली? नहीं, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे कोई ऐसा मैं किसी का समाधान नहीं कर पाऊंगा। देखिए, ये एक आत्मिक चीज होती है जो प्रभु से जुड़ते हैं। ज्योतिषीय गणना हो, कैलकुलेशन हो, और को तंत्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो, उनके अंदर उपाय होते हैं। लेकिन जब अंदर से ही किसी प्रकार की अनुभूति हो रही है तो उस अनुभूति को, हमने ये प्रश्न जानबूझ कर किया विजय जी आपसे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं उल्टे सीधे प्रश्न करने लगते हैं, इसलिए उनके मन के अंदर कोई ऐसा प्रश्न उपजे, हम आपसे पहले ही प्रश्न कर बैठे। अच्छा, एक जानकारी दीजिए। हाँ जी, बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा चर्चा में है। हाँ जी, ठीक है, हालांकि आसाम बाकी कुल 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में। बंगाल के बारे में कुछ हुआ, आपको कोई महसूस हो रहा है कुछ कि कौन सत्ता में आ सकता है वहां पर, और कितनी सीटों, लगभग कितनी सीटों के साथ में? मैंने बंगाल के बारे में आदरणीय मोदी जी को, जी, नड्डा जी को, अमित शाह जी को और बंगाल गवर्नर को शायद 3 महीने पहले मैंने पत्र भेजे में जी, उनमें सीटों की संख्या लिखी। मेरा ऐसा मानना है जी, सीटें लगभग उतनी रहेंगी। लगभग कितनी मानते हैं बीजेपी को बंगाल में कितनी आ सकती है, याद है आपको कुछ? हाँ, मुझे जो ध्यान पड़ रहा है मिनिमम 149 रहेंगी, मैक्सिमम 170 रहेंगी। कम से कम 149 अर्थात 149 हाँ जी। और मैक्सिमम अधिकतम 170 170, यही सर? हाँ। अच्छा, ये हम देख रहे हैं, आपने लगा रखा है, ये आपने लगा रखा है जैसे रामचर्य आदरणीय अंतरात्मा की आवाज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो आपने पत्र भेजा है 21 जो भी तारीख आपकी है, 1 जनवरी 2021 को। बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम, आसाम का चुनाव, ये अधिकतम 170, न्यूनतम 149। मतलब ये आपने पहले घोषणा करके लगा दिया है। ये आपने भेजा भी हुआ बाई पोस्ट भारतीय डाक के द्वारा, ताकि किसी प्रकार का कोई संशय ना। चलिए, अब ये तो भविष्य के गर्त के अंदर है कि विजय जी की भविष्यवाणी। अब हम, क्योंकि हमारी मुलाकात आज पहली बार हुई है विजय जी से, हम भी इसका गणना का थोड़ा सा अनुमान लगाकर देखेंगे कि कहां तक, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर विजय जी की ये भविष्यवाणियां भाई भूतकाल का ये प्रूफ दे रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, इस अनुसार तो सारी बातें अभी तक की इनकी सटीक है। भविष्य में क्या होता है ये अभी, जिसको कहते हैं कि भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। विजय जी, अपनी इस अनुभूति, अपनी जीवन दिनचर्या या इससे अलग हटकर कोई और? जी, मैं तो एक ही ध्येय रहता है जी, मैंने लिखा भी है 2014 के बाद राम राज्य की तरफ बढ़ते भारत के कदम जी। सभी प्रधानमंत्री जो भी जिस कार्यकाल में रहे, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको। आपने राम राज्य शब्द लिखा, क्या आपने राम मंदिर से संबंधित भी शायद पहले कुछ? हाँ, मैंने कहा था आपने 2014 में जी। जी, ये सब चीजें मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री को लिख के भेजी थी जी। राम मंदिर का निर्माण होगा जी, 370-35 से जी, निर्विघ्न जी, बिना किसी खून खराबे के ये सब चीजें हल होने वाली हैं, ये मैंने लिखा है। और वो पत्र है, मैंने उनको भेजा हुआ है। मैं हमेशा से ये कहता है, कई लोगों से इस विषय से बहस भी हो जाती थी। एक और मैंने इम्पोर्टेंट चीज लिखी जी, मैंने क्या लिखी, भगवान ने जो लिखवाई अनुभूति के द्वारा, 17 साल 6 महीने 6 दिन मोदी जी देश के निर्विघ्न प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं। 17 साल 6 महीने 6 दिन, अर्थात अभी एक और कार्यकाल राहुल गांधी को इंतजार करना पड़ेगा सत्ता में आने के लिए। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, मतलब 3 बार लगातार प्रधानमंत्री देश। देखिए, ये भी एक भविष्यवाणी के रूप में लिया जाए, यद्यपि इस समय, आज के समय में बहुत से लोग सोच रहे हैं कि शायद अगला कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना बने, चुनाव लड़ते हैं नहीं लड़ते, मतलब इसी प्रधानमंत्री पद के लिए आप कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहा हूँ जी। पर्टिकुलर देखो, इतने मुझे ज्ञान नहीं जी। ईश्वर ने क्या लिखा है उनकी आयु के बारे में, वो तो ईश्वर जाने जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा अपना मन ये कहता है वो 17 साल 6 महीने 6 दिन देश के प्राइम मिनिस्टर। चलिए, आखिरी नोट पर समाप्त करने से पहले, जो अभी विजय जी ने कहा 17 साल 6 महीने 6 दिन, चलिए कोई बात नहीं, मतलब लगभग 17.5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का सत्ता के अंदर, केंद्र की सत्ता के अंदर राज रहेगा। एक और बात मेरे को जो लगता है जी, नाम के वो प्राइम मिनिस्टर हैं जी, मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी सोच है, लेकिन वो संत पुरुष हैं जी। प्राइम मिनिस्टर की वो ड्यूटी निभा रहे हैं जी, भगवान ने उनको ये ड्यूटी दी है, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, लेकिन वो संत पुरुष हैं, और ऐसे संत पुरुष बहुत बिरले ही जन्म लेते हैं। जो कार्य देश के अंदर हो रहे हैं,
मतलब सबका साथ सबका विकास। उन्होंने कहीं कि बिना भेदभाव के कोई भी हो, किसी किस्म का भी वो हो, तो उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। निरंतर अपने पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। जो उन्होंने जुबान से बात निकली, सबका साथ सबका विकास, उसके लिए वो अग्रसर हैं और भगवान उनके साथ है। अगर कोई, जैसे हम हिंदुस्तान में मानते हुए तीसरी शक्ति को है, मैं तो ये कहूँगा अगर तीसरी शक्ति उनके साथ है जो वो ऐसे दुर्लभ काम कर पा रहे हैं, साथ में 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद उनके साथ है। कोई किसी भी धर्म का हो, जात का हो, किसी भी उसका हो, मन से आज वो मोदी जी के साथ है। चलिए, कुल मिलाकर जैसा कि हम पहले सुनते आए थे, कई बार ऋषि मुनि जो तपस्वी हुआ करते थे, तप किया करते थे वनों के अंदर, उन्होंने जिस प्रकार के अगर कोई भी वचन बोल दिया किसी भी प्रकार का था तो वो सिद्ध ही हुआ करता था। मुझे याद है, अब जिला बागपत हो गया, इस क्षेत्र के अंदर पहले एक गांव, बड़ा गांव था, वहां पर भी एक संत हुए, मैं संत ही कहूंगा, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करते थे और कहा जाता था कि वो जो कह दिया करते थे वो सिद्ध ही वाक्य हुआ। यद्यपि आप कोई एक पैर के ऊपर खड़े होकर तप नहीं कर रहे हैं, इसी तो, समाज के प्राणी इसी समाज में रहते हैं, गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वही बात है कि एक ईश्वरीय जुड़ाव होता है। मैं कुलदीप भारद्वाज अपने साथी आजाद तोमर के साथ होली की शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.